ने प्रॉब्लम लिया है an object experiences a net zero external unbalanced force. Is it possible for the object to be traveling with a non-zero velocity? If yes, state the condition that must be placed on. तो एग्जैक्टली हमें क्या है कि इसमें बताना है कि ये जो भी हमने ऑब्जेक्ट लिया है, अगर इस ऑब्जेक्ट पे कोई भी अगर फोर्स नहीं लग रहा है, हाँ, तो यानी कि उसके ऊपर क्या है, नेट अगर अनबैलेंस फोर्स है तो वो ये कर सकता है क्या, मूव कर सकता है क्या। तो हमें क्या पता है, तो हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन ये जो मास होता है, ये जो फोर्स होता है, ये फोर्स कौन सा फोर्स होता है, तो ये जो फोर्स होता है हमेशा नेट फोर्स होता है। तो अगर ये नेट फोर्स है तो ये क्या हो जाएगा, मास। और एक्सीलरेशन को क्या लिख सकते हैं, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। यानी कि ये जो एक्सीलरेशन है, ये क्या है, हमारा चेंज इन वेलोसिटी इनटू चेंज इन टाइम। तो ये हमारा फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा, मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। लेकिन अगर मान लीजिए कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ये तभी पॉसिबल होगा क्योंकि मास तो इसमें ज़ीरो नहीं होगा। तो यानी कि जो डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी है, तो इसका टाइम तो ज़ीरो नहीं हो सकता है, यानी कि डेल्टा वी का वैल्यू ज़ीरो होना चाहिए। ये कैसे हो सकता है, ये तभी हो सकता है v2 माइनस v1 इज इक्वल टू ज़ीरो। यानी कि अगर आपका जब भी ऑब्जेक्ट कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मान लीजिए कंसिस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो आपका जो भी उसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स ज़ीरो हो जाएगा और उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल करता रहेगा। हमने यहाँ दूसरा प्रॉब्लम लिया है, व्हेन अ कारपेट इज बीटन विथ अ स्टिक डस्ट कम्स आउट ऑफ इट, एक्सप्लेन। तो ये हमें एक्सप्लेन करना है कि कारपेट को अगर हम स्टिक से बीट करते हैं तो इसमें से डस्ट क्यों बाहर आता है। तो इसका आंसर एकदम ईजी है। जब हम क्या करते हैं, किसी भी मान लीजिए कारपेट को अगर बीट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, तो अगर मान लीजिए कारपेट जो है, तो कारपेट के अंदर क्या रहेगा, जो भी कारपेट है, कारपेट के अंदर जो रहेगा तो डस्ट रहेगा। वो डस्ट क्या होगा, उसके पास इनर्शिया होगा। इनर्शिया क्या करेगा, तो रेजिस्ट करेगा मोशन को। यानी कि अगर हम जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर मान लीजिए फोर्स लगा रहे, तो उसके पास क्या आ जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। यानी कि उसमें के पास क्या आ जाएगा, यानी कि उसके पास ये जो मास है तो इसका रिलेटिव चेंज यानी कि dv बाई dt हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा। और dv बाई dt क्या हो जाएगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं v2 वेलोसिटी 2 माइनस वेलोसिटी 1 डिवाइडेड बाई t2 बाई t1। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो भी डस्ट पार्टिकल थे तो उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ जाएगा और पहले वेलोसिटी क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा। तो यानी कि जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हिट करेंगे तो वो इनर्शिया उसको क्या करेगा, अपोज करने की कोशिश करेगा। यानी कि अगर हम यहाँ से अगर उसको किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हिट करते हैं तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट के जो पार्टिकल है उसको अपोजिट दिशा में रेजिस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इसकी वजह से ये जो पार्टिकल है वो वही रह जाएंगे इनर्शिया की वजह से, डस्ट पार्टिकल। और ये जो ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ खिसक जाएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो ये फोर्स का डायरेक्शन है तो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। लेकिन ये जो डस्ट के पार्टिकल है, तो डस्ट के पार्टिकल क्या करेंगे, डस्ट के पार्टिकल जो है वो यही रहने की कोशिश करेंगे। यानी कि जो डस्ट के पार्टिकल है, तो जो डस्ट के पार्टिकल है, तो डस्ट के पार्टिकल क्या करने की कोशिश करेंगे, तो यही रहने की कोशिश करेंगे। और क्या हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है जिसको हमने हिट किया है वो आगे सरक जाएगा या खिसक जाएगा। और जिसकी वजह से हमें ऐसा लगेगा कि जो डस्ट पार्टिकल है हम बीट करने के बाद कारपेट को, वो बाहर आ रहे हैं। बट दैट इज एग्जैक्टली द इनर्शिया ऑफ द डस्ट पार्टिकल। हमारा तीसरा सवाल है, वाई इट इज़ एडवाइज टू टाई एनी लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ अ बस विद अ रोप। तो जो भी अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो बस है या कोई भी व्हीकल है, तो उसके ऊपर जो भी लगेज है उसको टाई करने के लिए क्यों सजेस्ट किया जाता है। तो इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर ऐसा है, अगर मान लीजिए अगर आपके पास कोई आपकी मान लीजिए मूविंग कार है, कार के रूफ के ऊपर कोई तो लगेज है। तो अगर मान लीजिए ये जब वेलोसिटी से कोई अगर व्हीकल अगर मूव कर रहा है, तो ये जो लगेज है, तो लगेज के पास भी क्या हो जाएगा, वी वेलोसिटी आ जाएगा। लेकिन क्या हो जाता है कि लगेज के पास ये वेलोसिटी आने के बाद मान लीजिए फॉर सम रीज़न क्या होता है कि इधर हम ऐसा मान के चलते हैं कि जो बस है, तो बस ने क्या लगाया, तो ब्रेक लगाया। तो जैसे ब्रेक लगेगा तो निगेटिव एक्सेलरेशन लगने लगेगा।
तो निगेटिव एक्सीलरेशन जो है, तो बस तो एक्चुअली क्या करना चाहती है, तो रिलेटिव जो मोशन है तो उसके एग्जैक्टली बैकवर्ड में हमारा उसको काउंटर बैलेंस करने की कोशिश की जाएगी बस द्वारा या बस के जो भी ऑब्जेक्ट है। बट ऑल ऑफ सडन क्या हो जाता है, ये जो लगेज है तो लगेज के पास आगे का वेलोसिटी रहता है, यानी कि फॉरवर्ड में वेलोसिटी रहता है, और जैसे हम उसको ब्रेक लगाते हैं क्या होता है कि वो जो लगेज है तो लगेज आगे आगे ही शिफ्ट करना चाहता है, और उसके रेफरेंस में जो आपका जो बस है या व्हीकल है तो व्हीकल पीछे ही रह जाएगा, और ये जो आपका जो लगेज है उसके पास वेलोसिटी आगे हो जाएगा और वो आगे खिसक जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि टू अवॉइड ऑल दिस, तो जो भी बस के ऊपर जो भी लगेज है तो बस के ऊपर जो भी लगेज है तो उस लगेज को क्या करता है, तो टाई से बांधने के लिए एडवाइस किया जाता है। हमारा 4 नंबर का सवाल है, अ बैट्समैन हिट द क्रिकेट बॉल विच देन रोल्स ऑन अ लेवल ग्राउंड आफ्टर कवरिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस, द बॉल कम्स टू अ रेस्ट, द बॉल स्लोज डाउन टू अ स्टॉप। क्यों रुकता है बॉल, क्योंकि द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड इनफ, द वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल, देर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग टू द मोशन, देर इज नो अनबैलेंस फोर्स ऑन द बॉल, सो द बॉल वुड वांट टू कम टू रेस्ट। तो इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर है फ्रिक्शनल फोर्स। तो इसका आंसर है फ्रिक्शन फोर्स। क्या होता है कि अगर मान लीजिए जब भी आपका कोई बॉल है तो बॉल के ऊपर अगर आपने जोर से हिट किया एफ फोर्स से, तो ये जो बॉल है तो ये बॉल के पास क्या हो जाएगा, वी वेलोसिटी आ जाएगा, और ये बॉल जो है वी वेलोसिटी से आगे जाता रहेगा। लेकिन अगर मान लो ये बॉल मान लीजिए जैसे ग्राउंड के टच में आता है तो इसके ऊपर क्या करता है, एक रिलेटिव जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो एक्ट करता है। जनरली इसका वैल्यू म्यू1 हो सकता है, बट अभी फ़िलहाल हम इसको वैल्यू एफ कंसिडर करते हैं। तो जो भी आपका आगे का फोर्स है, जो जिस फोर्स के साथ मान लीजिए बॉल आगे जा रहा है तो क्या हो रहा है कि उसके ऊपर एक रिलेटिव मोशन लग जाता है, और ये क्या करता है, ये जो चेंज इन एक्सीलरेशन है, मास इनटू एक्सीलरेशन का जो भी वैल्यू है तो इसको क्या करता है, तो धीरे धीरे कम करने की कोशिश करता है, और एक ऐसा वैल्यू आ जाता है कि जहाँ क्या हो जाता है कि ये जो फोर्स है, फोर्स इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा, और ये बॉल आगे जाके रुक जाएगा। तो जो भी हमने कभी भी बॉल हिट किया तो बॉल या जो भी कोई सरफेस मान लीजिए मूव कर रहा है ग्राउंड के ऊपर, तो उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। इवन कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है जो मूविंग है, इधर अगर वो फ्लूइड में भी मूव करता है तो उसके ऊपर क्या लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, और फ्रिक्शनल फोर्स उसको क्या करने का, तो इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है या उसकी वेलोसिटी को कम करने की कोशिश करेगा। और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा क्या रहता है, अपोजिटिव रिलेटिव मोशन रहता है, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ ट्रैवल करना चाहता है, अगर ये वी वेलोसिटी है तो फ्रिक्शन फोर्स उसके अपोजिट में, यानी कि m इंटू ए, ये उसमें क्या रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन में उसके ऊपर एक रिलेटिव फ्रिक्शन हमेशा एक्ट करेगा, और वो क्या करेगा, टोटल फोर्स को जीरो करने की कोशिश करेगा। हमने प्रॉब्लम लिया है, अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट एंड रोल्स डाउन अ हिल विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, इट ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकंड, फाइंड इट्स एक्सीलरेशन, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट इज मास इज 7 टन। तो हमें अगर इसको सॉल्व करना है तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो हमने यहाँ लिखा है, तो यहाँ क्या है कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने, 400 मीटर, टाइम लिया है 20 सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी 0 है उसका, मास उसका 7 टन यानी 7000 kg हो गया। अगर हम इसको सॉल्व करते तो एक्सीलरेशन क्या होता है, v2 माइनस v1, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1, यानी कि कितना टाइम लगा है। तो फाइनल वेलोसिटी उसका हमें एग्जैक्टली पता नहीं है, तो जो फाइनल वेलोसिटी क्या है एग्जैक्टली हम कह सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0 दिया है हमें, राइट। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, उसने 400 डिस्टेंस ट्रैवल किया, 400 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम दिया है 20 सेकंड, अगर 20 तो मीटर पर सेकंड से अगर ये करेंगे तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। 400 डिवाइडेड बाय 20 जो उन्होंने दिया है डाटा, हमने उसको यूज़ किया, तो उसका जो फाइनल वेलोसिटी वो कितना आ जाएगा, 20 मीटर सेकंड माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या था, तो 0 था, और टोटल 20 मीटर सेकंड अचीव करने के लिए उसको कितना टाइम लगा है, तो इसको टाइम लगा है 20 सेकंड मान के चलिए। तो जो ट्रक है तो ट्रक का एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। तो हमें क्या पूछा है, एक्सेलरेशन, तो ये हमारा पहला आंसर हो गया कि एक्सेलरेशन आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो हमने ये v2 है हमारा फाइनल वेलोसिटी, हमने इसको कंसिडर किया है, v1 इसको हमने इनिशियल वेलोसिटी कंसिडर किया। तो हमें फोर्स का फार्मूला पता है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना दिया हमें, 7000 kg दिया, एक्सेलरेशन हमारा 1 आया है, तो यानी कि ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 7000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
जिसको हम न्यूटन ऐसे कह सकते हैं, तो हम इसको 7000 न्यूटन ऐसे कह सकते हैं। 7000 जो न्यूटन है, तो इतना फोर्स जो है वो ट्रक के ऊपर एक्ट कर रहा है। 6 नंबर का प्रॉब्लम लिया, तो 6 नंबर का प्रॉब्लम क्या कहता है, अ स्टोन ऑफ 1 kg थ्रोन विद द वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड क्रॉसेस द frozen surface of a lake and comes to a rest after traveling a distance of 50 meter. What is the force of friction between the stone and the ice? तो एग्जैक्टली क्या है कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हमने ये सारा चीज़ लिखा है यहाँ, हाँ, तो ये हमने सारा चीज़ यहाँ लिखा है। तो क्या है ये कि मास कितना दिया हमें, स्टोन का 1 kg दिया है, इनिशियल वेलोसिटी हमें 20 मीटर पर सेकंड दिया है, वेलोसिटी क्या दिया है, फाइनल 0 दिया है, डिस्टेंस कितना दिया है 50 मीटर पर सेकंड। तो अगर हम एक्सीलरेशन की बात करें तो एक्सीलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 यानी टाइम टेकन। तो फाइनल वेलोसिटी तो क्या है 0 है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना है 20, और अगर T2 माइनस T1 तो इसको रुकने के लिए कितना टाइम दिया है उन्होंने 20 मीटर पर सेकंड कम्स टू एंड आफ्टर ट्रैवलिंग 50 ये। तो हमें तो यहाँ से तो आगे टाइम नहीं दिया है T2 माइनस T1। अगर हमें मान लीजिए यहाँ T2 माइनस T1 नहीं दिया है तो ये फार्मूला हम यहाँ तो फिलहाल नहीं यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो दूसरा क्या फार्मूला हमें, तो v² माइनस u² इक्वल टू 2as लिख सकते हैं। तो अगर ठीक है, हाँ, अगर हम ऐसे भी करते हैं तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 2। ए क्या है, अगर मान लीजिए ग्रेविटी लग रहा है तो कितना लगेगा, तो -10 लगेगा। और डिस्प्लेसमेंट हमें, तो इसमें अगर मान लीजिए इसको एक्सेलरेशन का हम फिलहाल ए रखते हैं, डिस्प्लेसमेंट हमें कितना दिया, तो 50 दिया। तो ये क्या आ जाएगा माइनस, और ये क्या आ जाएगा वैल्यू, और ये भी एक्सेलरेशन एग्जैक्टली निगेटिव लगेगा क्योंकि ये रोक रहा है। तो ये माइनस और ये माइनस यहाँ कट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 400 इंटू 2 इंटू ए इंटू 50। तो 50 इंटू 2 क्या हो जाएगा, इधर 100 इंटू ए लग रहा है। तो ये टोटल उसने v² आ गया इसका वैल्यू। तो 400 डिवाइडेड बाय, अगर हम 100 करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में करते हैं 400, तो एक्सीलरेशन क्या आ गया 400 डिवाइडेड बाय 100। तो अगर ये जो है, तो ये एक्सीलरेशन एग्जैक्टली क्या आना चाहिए, तो ये एक्सीलरेशन निगेटिव आना चाहिए। तो यानी कि अगर ये निगेटिव आ गया मान लीजिए, तो ये भी एक्सीलरेशन यहाँ निगेटिव आना चाहिए क्योंकि ये रोक रहा है। तो ये -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से लग रहा है एक्सीलरेशन। तो अगर ये -4 मीटर पर सेकंड से लग रहा है, और हमारा फोर्स क्या होता है, अगर फ्रिक्शन फोर्स की भी बात करें तो इसके फोर्स कौन सा लग रहा है एक्सीलरेशन, तो ये निगेटिव होता है। तो इसका तो वैल्यू ऑलरेडी निगेटिव है। तो मास कितना दिया है उन्होंने, तो मास दिया है 1 kg। तो 1 kg अगर यहाँ लिखे 1 kg मल्टीप्लाइड बाई ये कितना है, तो -4 है। तो अभी फ़िलहाल हम सिर्फ इसका मॉड ही निकालेंगे कि एग्जैक्टली कितना है। तो ये अगर 4, अगर हम इसकी वैल्यू लिखते हैं -4 का, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मॉड लिया है तो इसका सिर्फ हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो ये आ जाएगा 4 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है फ्रिक्शनल फोर्स है। तो फ्रिक्शनल फोर्स का ये मैग्नीट्यूड आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब भी आपने कोई सरफेस या बॉल फेंका रहेगा F फोर्स से, तो उसके ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स का क्या आना चाहिए, तो फ्रिक्शन लगना चाहिए। तो ये फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, धीरे धीरे इसको फोर्स को रिड्यूस करता रहेगा, और ये फाइनली इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का 0 हो जाएगा कहीं तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो जो हमें पूछा गया था कि फ्रिक्शन फोर्स कितना रहेगा, तो पर सेकंड पे जो है, पर सेकंड स्क्वायर पे, तो 4 kg मीटर पर सेकंड को हम 4 न्यूटन लिख सकते हैं। तो ये अगर हम पॉजिटिव पकड़ते हैं तो इस फोर्स को हमें निगेटिव पकड़ना पड़ेगा, तो हम इसको निगेटिव कह सकते हैं। तो 4 न्यूटन का निगेटिव इसमें क्या हो रहा है, तो फोर्स लग रहा है इसमें। हमने यहाँ 7 नंबर का प्रॉब्लम लिया। तो 7 नंबर का प्रॉब्लम क्या है, 8000 kg इंजिन पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स ईच ऑफ 2000 kg, यानी 8000 का ये है और 5000 2000 के अगर ये 5 पकड़े तो 10000 प्लस ये 8000 का टोटल मास है अलॉन्ग अ हॉरिजॉन्टल ट्रैक। तो हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे वो खींच रहा है इंजन। इफ द इंजन एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन एंड द ट्रैक ऑफर्स अ फ्रिक्शन ऑफ 5000 न्यूटन, देन कैलकुलेट द नेट एक्सीलरेशन ऑफ फोर्स पूछा है हमें, यानी नेट फोर्स पूछा है, एंड देन एक्सीलरेशन ऑफ द ट्रेन भी पूछा है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए अगर हमने इधर इसका एग्जैक्टली ड्राइंग निकाला है, तो ड्राइंग क्या है कि अगर ये 8000 का इंजन है और 8000 का इंजन के बाद ये जो है
तो ये वैगन 1, वैगन 2, वैगन 3, वैगन 4, वैगन 5 2000 का ईच है। तो टोटल कितना मास हो गया? तो 18,000 हो गया। तो जो टोटल मास है, तो टोटल मास क्या हो जाएगा? मास टोटल इज इक्वल टू हो जाएगा 18,000 kg। अगर हम एफ नेट की बात करते हैं तो एफ नेट क्या होता है? टोटल जो फॉरवर्ड फोर्स है माइनस टोटल रिवर्स फोर्स कह सकते हैं या अपोजिंग फोर्स कह सकते हैं। तो जो टोटल फॉरवर्ड फोर्स है वो कितना लग रहा है? 40,000 न्यूटन का। और अपोजिंग फोर्स कितना लग रहा है? तो अपोजिंग फोर्स है 5,000 न्यूटन का। तो अगर इसको कैलकुलेट करें तो यह जाएगा 35,000 न्यूटन। तो ये जो एफ नेट है कि जो फॉरवर्ड में लगने वाला है, यानी कि इंजन जो प्रोड्यूस करने वाला है, तो फाइनल आउटपुट ये आएगा 35,000। तो 35,000 ये इसका वैल्यू है। ओके। और 35,000 के बाद अगर ये वैल्यू आ गया तो इसके बाद क्या है कि जो एफ नेट होता है, एफ नेट क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। तो हमारे पास मास कितना है? तो 18,000 है। 18,000 एक्सीलरेशन तो हमें पता नहीं, लेकिन हमने एफ नेट कितना निकाला है? 35,000 न्यूटन। तो 35,000 न्यूटन, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? 35,000 डिवाइडेड बाय 18,000। तो 1 2 3 1 2 3 ये 0 गए। तो ये 0 जाने के बाद ये वैल्यू क्या आ गया? तो ये जो वैल्यू है तो एक्सीलरेशन आ जाएगा ऑलमोस्ट 1.94 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आने वाला है। तो इतना एक्सीलरेशन है कि इतना एक्सीलरेशन क्या होने वाला है? तो ये ट्रेन मूव करने वाला है। तो अगर हम इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, यू कैन सी दिस। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। हमने प्रॉब्लम लिया है, एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज अ मास ऑफ 1500 kg, what must be the force between the vehicle and the road if the vehicle is to अभी इसमें यहाँ लिखा है, तो vehicle is to stopped with a negative acceleration 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि हमें क्या बोला है कि जो मास है व्हीकल का, तो व्हीकल का मास कितना दिया है? 1500 दिया है। तो अगर वो 1500 दिया है एंड उसका एक्सीलरेशन कितना दिया हमें नेगेटिव में? तो ये दिया 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो व्हीकल तो आगे जा रहा है और कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा? ये इसका जो व्हीकल है वो रुक जाएगा। तो यानी कि जो फ्रिक्शनल फोर्स रहता है, फ्रिक्शनल फोर्स का भी हम फिलहाल ए पकड़ लेंगे, और ए क्या है? तो निगेटिव है। तो निगेटिव एक्सेलरेशन उसको रोकने की कोशिश करेगा। तो मास है उसका 1500 इंटू निगेटिव एक्सेलरेशन। तो ये क्या आ जाएगा? 1.7। अगर हम निगेटिवली लेते हैं ये वैल्यू तो ये हो जाएगा 8.500। तो 850 न्यूटन पकड़ सकते हैं। तो 850 न्यूटन क्या लगेगा? तो अपोजिट जो है तो 850 न्यूटन जो है, तो 850 न्यूटन अगर वो अपोजिशन फोर्स लगाएगा तो कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा? तो ये व्हीकल जो है तो ये रुक जाएगा। यानी कि अगर फ्रिक्शनल फोर्स अगर 850 न्यूटन का इस एक्टिंग फोर्स के ऊपर, यानी ये कैपिटल एफ है, तो इसके ऊपर अगर फ्रिक्शनल फोर्स अगर निगेटिव डायरेक्शन में अगर लगेगा 850 न्यूटन के मैग्नीट्यूड से, तो ये क्या हो जाएगा? कुछ समय के बाद ये जो व्हीकल है अपने आप क्या हो जाएगा? तो व्हीकल अपने आप रुक जाएगा।